नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं जिला अध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी को नई टीम के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस पहले विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाए, फिर 2027 में सत्ता के लिए अपना दावा पेश करे। कमेटी के चेयरमैन ये जो नई टीम बनाई है, मैं उसको बहुत बहुत बल्कि जिला अध्यक्षों से लेकर के ऊपर तक प्रदेश अध्यक्ष तक सबको बहुत बहुत बधाई, जिसमें हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी सम्मिलित हैं और सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये लंबे संगठन सृजन की प्रक्रिया से एक लंबे मंथन के बाद यह अमृत निकला है। समन्वय की सोच का अमृत निकला है और हम सब लोगों का दायित्व है कि इस अमृत को जो है हम कार्यकर्ताओं तक और जनता तक पहुंचाएं और कांग्रेस पहले विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से अदा करे और उसके बाद सत्ता के लिए दावत होकर 2027 में और 2027 में बहुमत प्राप्त करें। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं, लेकिन हरक सिंह के शामिल होने से कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। वहीं महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस का एक सकारात्मक कदम बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूं। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले अध्यक्ष थे। ऐसी प्रीतम जी भी अध्यक्ष है, हिमालय कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को फर्क पड़ता नहीं, इतना जरूर अपेक्षा करेंगे। गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। केंद्र सरकार विकास कार्यों की सराहना होनी चाहिए और अच्छे कामों का विरोध करने का सिलसिला कांग्रेस के अंदर अभी तक बना रहा, उसमें थोड़ा मुझे उम्मीद है कि कुछ ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर गणेश जी ने भी उसी पटरी पर कांग्रेस चलाई जिस पटरी पर कांग्रेस पिछले 60 वर्ष से चली आ रही है, तो कांग्रेस हर्ष इससे भी बुरा होगा। सकारात्मक बदलाव किया गया है। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि यह उनकी दूसरी पारी है। वे 2021 में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और प्रीतम सिंह को प्रचार समिति की जिम्मेदारी मिली है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को बधाई देते हुए इसे कांग्रेस का एकजुट करने वाला कदम बताया। सुनिए क्या कुछ कहा। बहुत बधाई, राज्य के लोगों को भी बधाई। एक बहुत अच्छी चैलेंजिंग विपक्ष ये लोग देने का प्रयास करेंगे। इससे राज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी शक्ति मिलेगी और जन आकांक्षाओं को भी शक्ति मिलेगी। बुनियादी बात तो जन आकांक्षाओं को शक्ति देने की है और मैं पार्टी लीडरशिप को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने संगठन सृजन के मंथन से ये जो समन्वय रूपी अमृत निकला है वो उत्तराखंड कांग्रेस को दिया है, उत्तराखंड के कांग्रेसजनों को दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कांग्रेस के सभी भाई उस अमृत मंथन के से शक्ति लेकर के और गहराई से और मजबूती से और शक्ति के साथ पार्टी को ऊपर उठाएंगे। मान का बहुत हृदय की गहराई से आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत मेरे पे भरोसा किया है और मैं गोदियाल जी को बधाई दी है, करण मेहरा जी को सेंट्रल कमेटी में मेंबर बनाया है, माननीय प्रीतम भाई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, यशपाल आर्य जी के पास पहले से ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, गोन कापड़े जी के पास पहले से जिम्मेदारी है। हम पार्टी हाईकमान के बहुत आभारी हैं और एक तो समय से जो एक मैं पार्टी हाईकमान से हमेशा अनुरोध कर रहा था कि जो भी निर्णय आपको करना है वो समय से रहते हुए कर लें। तो इस बार
सही मायने में कांग्रेस ने समय से एक निर्णय कर दिया है और इसका सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और पूरे प्रदेश में लोगों में उत्साह है। और आने वाला समय आप देखिएगा कैसे कैसे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि आज कांग्रेस की जरूरत नहीं है। आज उत्तराखंड को कांग्रेस की जरूरत है। आज ब्रेक के बाद यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद को कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान फुरकान अहमद ने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है उस पर वे पूरी निष्ठा से खरे उतरेंगे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। साथ ही कहा कि जल्द नई जिला कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी। तो जो पार्टी हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी, ये वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी क्योंकि हाईकमान का मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाईकमान ने मुझे 4 बार कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया विधानसभा में, और अब मुझे रुड़की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो दी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम बूथ से लेकर हम हर बूथ पर जाएं और अपने संगठन को मजबूत करें, क्योंकि अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारा चुनाव भी मजबूत होगा। कि आने वाला 2027 चुनाव हमारे सिर पर है। हमारी रुड़की ग्रामीण में 5 विधानसभा पड़ती है, पिरान कलियर, भगवानपुर, मंगलौर, झबरेड़ा और खानपुर। तो अब हमारी मेहनत हम जब भी खरे उतरेंगे पार्टी की नज़रों में कि हम 5 की 5 विधानसभा की सीटें यहाँ से जीत कर जाए और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाए। बिल्कुल बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा। अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह वोटों की चोरी डकैती भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। अभी बिहार में देखा कितने वोट कटवा दिए। तो हम अगर बूथ हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारे भी इसी तरह वोट काटे जा सकते हैं। तो हमें हर बूथ पर ध्यान रखना होगा, हर बूथ पर अपना कार्यकर्ता लगाना होगा। जब भी हमारे वोट सही बनेंगे तो और एक तो पहली बात तो वोट सही बनेंगे, और फिर हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है जिस दिन वोट पड़े। देखिए, फुरकान भाई जो हैं हमारे तीसरी बार के विधायक हैं कांग्रेस में। उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं। जो फैसला हाई कमान ने लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि ऐसे मजबूत और जमीनी नेता को संगठन में अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसे बखूबी निभाने का काम करता है ऐसा नेता। तो ऐसे नेता फुरकान भाई हैं, क्योंकि पूरे जनपद के अंदर इनका एक मजबूत पकड़ है और हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में इनकी पहचान है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का और आला कमान का।
राहुल गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, और उत्तराखंड में जितने भी हमारे लीडरान हैं सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और कांग्रेस का कुनबा बढ़ेगा। क्योंकि मैं भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जिलाध्यक्ष हूं, मैं और फुरकान भाई मिलके एक साथ दोनों कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उम्मीद है कि 2027 में निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार होगी। उत्तराखंड पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी है। मोरी पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत 273 ग्राम अवैध चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बीते 10 दिनों में 2.5 किलो से अधिक चरस बरामद की जा चुकी है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर चला, लेकिन यह कार्रवाई तब हुई जब अतिक्रमण की रिपोर्टिंग करने गई पत्रकार पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर उसे नाले में फेंक दिया। घायल पत्रकार की हालत नाजुक है। वहीं घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। ये जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसके लिए 4 दिन पहले ही मैंने प्राधिकरण को सूचित कर दिया था। हमारे जो एई हैं वो उन्होंने उनसे बातचीत की, तो उस वक्त प्राधिकरण ने कहा कि हमने इसका नक्शा पास कर दिया है। अगर अब उसका नक्शा पास है तो आज किस अधिकार से प्राधिकरण उसे तोड़ रहा है, और अगर आज उसे तोड़ रहा है तो 4 दिन पहले किस अधिकार से प्राधिकरण ने कहा है नक्शा पास है। तो ये भी एक जांच का विषय है। मैं कल ही जो पत्रकार बंधु हमारे दीपक जी, उनसे मिला था और मैं प्रशासन को भी कहा है और एसडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट को भी कहा है कि भाई इस प्रकार के अराजकता हल्द्वानी में कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो निश्चित रूप से कानून जो भी है अपने जिस तरीके से चाहे उनको सजा दे और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, उनसे भी कहता हूँ कि भाई इस प्रकार की पुनरावृत्ति इस शहर में कम से कम न हो और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कि आगे भी इस प्रकार की कोई घटना न घटे। देखिए, शहर में जितनी भी सरकारी ज़मीन हो, जितनी भी हम जितने नक्शे पास करते हैं उसकी निर्माण कार्य होने तक मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें जो भी डेविएशन होते हैं हमारे यहाँ केस चलते हैं, डिमोलिशन ऑर्डर होते हैं और उस आधार पर डिमोलिशन किया जाता है। तो अगर उसमें किसी की संलिप्तता पाई गई तो उसमें कार्रवाई भी प्रस्तावित की। सर, एक आम आदमी की प्राधिकरण की जानकारी में नहीं है। जेई ने रोकने का इसको प्रयास किया था, उसकी बात नहीं मानी गई, उसका नतीजा इनके सामने है जिसने उनको इसका मतलब दबंगई की गई, प्राधिकरण डर गया। नहीं, डरने वाली बात मैं नहीं कहूँगा। अगर प्राधिकरण डर जाता। 11 नवंबर 2025 को श्री दीपक चंद्र अधिकारी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये लिखा गया है कि उनके द्वारा उनके साथ 2 लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया और उसमें उन्होंने हथियारों का भी प्रयोग किया। साथ में उनके जो साथी पत्रकार हैं उस पर भी उन्होंने हमला किया। इसी प्रकार से उन्हीं दोनों आरोपियों ने एक अन्य पत्रकार से भी दिनांक 7 नवंबर 2025 को इसी प्रकार मारपीट और गाली गलौज की घटना की थी। उसका जिक्र भी इस तहरीर में है। क्योंकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था और हमारा जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों पे हमले से संबंधित था, तो इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल इसमें संज्ञान लिया गया और इसमें तहरीर प्राप्त होने पर हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके इसमें जो 2 आरोपी हैं वो उनको हमने अभी डिटेन किया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पुलिस का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो भी अपने कानून अपने हाथों में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। द्वारा यहाँ पे की जा रही है। जैसे ही ये संज्ञान में आया कि इनके द्वारा धारा 132 जो नाले की भूमि है उससे लगते हुए अपनी नाप भूमि में कंस्ट्रक्शन किया गया और नाले पर भी उन्होंने दीवार बना के खड़ी करी, तो उस पर तत्काल हम मौके में आते हुए जिला प्रशासन ने
प्राधिकरण के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग तत्काल उसको जाके मौके पर तोड़ने की कार्रवाई की गई है। और भविष्य में भी हमें बता दें, यदि कोई धारा 132 या पब्लिक यूटिलिटी लैंड को यदि कोई कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ये समय समय संज्ञान और हमको निर्देश दिए गए हैं कि पब्लिक यूटिलिटी लैंड में सार्वजनिक उपयोग की भूमि कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा, अन्यथा उसको नोटिस देते हुए तत्काल उसको हटाया जाए। कहीं ना कहीं वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा। की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर चला, लेकिन ये कार्रवाई तब हुई जब अतिक्रमण की रिपोर्टिंग करने गई पत्रकार पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर उसे नाले में फेंक दिया। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में सरकारी जमीनों पर कब्जा एक आम सी बात हो गई है और अब ये कब्जा हिंसा का रूप ले चुका है। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ऊंचा पुल चौराहे के पास की तस्वीरें हैं, मुख्य मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां एक बिल्डर द्वारा ये नाले के ऊपर अवैध निर्माण किया गया था और ये निर्माण जिसको अभी ध्वस्त होते हुए आप देख रहे हैं, ये निर्माण कल एक बड़ी हिंसा का रूप ले चुका था। कल एक हमारे ही बीच के एक पत्रकार साथी जब यहाँ अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग करने आए तो बिल्डर के कुछ गुंडे जो थे उन्होंने हमारे पत्रकार साथी पर हमला बोल दिया और उन्हें, आप ये जो हाइट देख रहे हैं ये रोड की हाइट और ये नाले की हाइट है, इस रोड से इस नाले की तरफ धक्का दे दिया। पहले हाथापाई की गई और उसके बाद इस नाले में धक्का दे दिया, जिससे वो पत्रकार साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल अभी हमारे वो पत्रकार साथी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आईसीयू में अभी एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। हल्द्वानी के एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा महकमा होने के साथ साथ, क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जहां पूरे जिले के अधिकारी जो हैं, चाहे वो प्राधिकरण के अधिकारी हों, चाहे जिला प्रशासन के हों, चाहे पुलिस प्रशासन के हों, सारे बड़े अधिकारी जो हैं वो हल्द्वानी में बैठते हैं और उन्हीं की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध अतिक्रमण यहाँ कर लिया जाता है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, निर्माण कर दिया जाता है और उसके बाद भी प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं लगती। क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर प्रशासन जानबूझ के ऐसे अतिक्रमणकारियों को, ऐसे बिल्डरों को मौका दे रहा है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का? ये तो एक बड़ा सवाल है ही और साथ ही साथ इसमें अधिकारियों की संवेदनशीलता भी शामिल है, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो उत्तराखंड को लेकर, खासकर उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से सरकारी भूमि पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, लगातार चाहे जल, जंगल, जमीन, तीनों जगह जो हैं वो उस पर कब्जा यहाँ लगातार बिल्डरों द्वारा और सरकारी ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे उत्तराखंड की ये सरकारी ज़मीनें बचेंगी और कैसे अधिकारी इन अतिक्रमणकारियों से पार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अधिकारी फिलहाल अभी खाना पूर्ति के लिए जरूर इसको डिमोलिशन किया जा रहा है और अधिकारी भी आश्वस्त कर रहे हैं कि इस तरीके का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हल्द्वानी की तस्वीर जो है वो इससे भी कहीं भयावह है। हल्द्वानी की तमाम जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिकारी अपने एसी कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।
दिल्ली में कार विस्फोट के बाद देहरादून पुलिस हाई अलर्ट पर है, तो वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस ने केमिकल दुकानों की आकस्मिक चेकिंग की, जिसके बाद पुलिस ने स्टॉक रजिस्टर खंगाले, वहीं खरीदारों की जानकारी भी जुटाई और दुकानदारों को बिना पहचान पत्र के साथ साथ बिल की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी है। बाजपुर में सीओ विभव सैनी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो कोतवाली से मुंडिया पस्तौर तिराहे तक गया। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वहीं सीओ ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह मार्च निकाला गया है और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इसमें जैसे कि आपको पता है, दिल्ली बम धमाकों के अंतर्गत पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित है। इसमें आम जन की सुरक्षा के लिए और उन्हें सुरक्षा का वादा करते हुए उत्तराखंड पुलिस विभिन्न जगह फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसमें आज इसी चीज़ को लेते हुए बाजपुर में भी एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें थाने और बाजार क्षेत्र में मुड़िया क्षेत्र तक पूरा एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बाजपुर क्षेत्र के सभी जो सब इंस्पेक्टर्स हैं और जो कांस्टेबल्स हैं एवं के लखेड़ा क्षेत्र के जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं और कांस्टेबल्स हैं, सब इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।